हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये ज्ञान बिंदु का सेट है, ठीक है। बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अग्निशमन का परीक्षा हल प्रश्न पत्र है, ठीक है। जो परीक्षा तिथि 16/7/2023 का है। इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से 25 से 30 सेट हैं, जो आज हम पहला सेट कंप्लीट करेंगे। इसमें जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो मैं हटा दूँगा, इंग्लिश के भी होंगे तो शायद मैं हटा दूँ, या अगर मेरे से होगा तो मैं कर दूँगा, ठीक है। बाकी देखते हैं और इसको अच्छे से लर्न करेंगे। ये बिहार पुलिस दरोगा सबके लिए सेट 1 नंबर का बेनिफिट है। और ये बिहार दरोगा उसका ज्ञान बिंदु का सेट है। देखो, ज्ञान बिंदु सेट जेएस एकेडमी जो निकली थी, इसके साथ हम क्वेश्चन आंसर पहला करते हैं, ठीक है। साथ में क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन और फिर इसके बाद इसका हल देखेंगे, साथ में इसके हल भी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कीव की राजधानी कौन सी है? तो कीव की राजधानी यूक्रेन की है, ठीक है। याद रखना, कीव की राजधानी यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? तो कीव है। ऐसे भी याद रखना, कीव की राजधानी यूक्रेन है और यूक्रेन की राजधानी कीव है। क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा कुंवर सिंह, ठीक है, सी। तो कुंवर सिंह होगा। बाकी पढ़ लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक ताबा और असंतुष्ट जमींदार थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि स्पष्ट आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्या नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, या पाराबैंगनी विकिरण को वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है? बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणित होते हैं। तो आंसर इसका सी होगा, ठीक है। ये द्वारा अधिक परिकिरणित होती है, ठीक है। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणित होते हैं। बैगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का परिकिरण सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण न्यूनतम होता है, ठीक है। बन गया। क्वेश्चन चौथा, हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, या विलुप्त जातियाँ, सुमेध जातियाँ। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। तो इसका आंसर अब तक आ जाना चाहिए था। इसका आंसर होगा भाई सुमेध जातियाँ, ठीक है। देखो, IUCN के आंकड़े के अनुसार हिमालय भालू तथा विशाल पांडा सुमेध जातियों का उदाहरण है। स्रोत IUCN वेबसाइट, ठीक है। जिस प्रजाति के वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई है, उसे सुमेध प्रजातियों के अंतर्गत आती है, ठीक है। प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आ रही हो, केवल 1,000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या शेष हो, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर भाई अब तक आ जाना चाहिए था। इसका आंसर होगा चिल्का झील। क्या होगा इसका आंसर? चिल्का झील। तो इसका आंसर आप इसको उदाहरण देख लेते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। ये उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। किसकी? लैगून एवं खारे पानी की झील है, और ये रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है, सर्वाधिक लवणता वाली झील है, ठीक है। सोलर सेल बने हुए होते हैं। सोलर सेल किससे बने हुए थे? चालक कुचालक, अर्धचालक या अतिचालक के। तो इसका आंसर होगा भाई अर्धचालक। और सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण अवतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन SI का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। द्वितीय विश्व युद्ध में दूरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो भाई इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए, ब्रिटेन होगा, ठीक है। ये देश शामिल नहीं था।
ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन दूसरे राष्ट्र में शामिल नहीं था और सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वे मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? तो मित्र राष्ट्र के नाम से। और दूसरे राष्ट्र में शामिल देश कौन कौन सा था? तो जर्मनी था, जापान था, इटली और इत्यादि थे। ठीक है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो 8वें का आंसर भाई अब तक आ जाना चाहिए था आपका। तो ये 80 से 30 पूर्वी। ठीक है, सॉरी 82 से 30 पूर्वी, नोट 80। 82 से 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक में तो माना गया है, और जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में से इसे इलाहाबाद की नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। ठीक है। भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन से? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा एवं 5वां आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब भाई 9वां क्वेश्चन देखेंगे। पदवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो भाई इसका आंसर होगा हमारा, इसका आंसर बी होना चाहिए। हाँ, यही होगा 100%। वधु प्लस आगम सही है। ठीक है। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। अब संधि के प्रकार देखो। संधि के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। वर्षानुसार पदवागम शब्द का सही संधि विच्छेद वधु प्लस आगम होगा। ठीक है। के कुल 5 प्रकार होते हैं। कुल 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। पहला है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अर्यादि स्वर संधि। यण संधि के उदाहरण कौन से? अति प्लस अधिक, अत्यधिक, इति प्लस आदि इत्यादि, और सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस स्वच्छ, उपरी उक्त, उपयुक्त। ठीक है। उपरी उक्त, उपयुक्त। और यण संधि जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में ई, ई, उ, री के बाद कोई स्वर आए तो ई की जगह पर यह हो जाता है वधु आगम, विद्यागम। ठीक है। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लेना भाई, मैं छोड़ रहा हूँ। इसका एक बार देख लेना, एग्जाम्पल ऐसे है। ठीक है। मैं इसको नहीं कर पाऊँगा। 10 क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देख लो। बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया था? एक नंबर अच्छा क्वेश्चन है भाई, कब लगाया गया था? बिहार में पहली बार, अब तक इसका आंसर आ जाना चाहिए था। जल्दी बताओ क्या कर रहे हो दोस्त? 1968 में लगाया गया था। ठीक है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। 1968 को, सॉरी यार, 1968 में लगाया गया था। 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार में अब तक कितनी बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन? तो 8 बार लग चुका है। ठीक है, 8 बार लग चुका है। और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन तो 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2025 तक लगा था, जो अंतिम लगा था। प्रधानमंत्री पीडीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 12वें का आंसर जल्दी बताओ। 12वें का आंसर होगा आदिवासी समूह। ठीक है। प्रधानमंत्री पीडीजी विकास मिशन आदिवासी समूह के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। पीडीजी का फॉर्म पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है। जनजातीय मामले के मंत्रालय ने पीडीजी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उसके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को शामिल किया गया है। योजना के प्रावधान के अनुसार राज्यों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। 1973 में डेवर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया है, जो जनजातीय समूह में कम विकसित है। वर्ष 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीबीटीजी कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष 13वें का आंसर बताइए।
प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। NSI यानी एनसिल, DRDO, इन स्पेस या इसरो। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर होगा भाई साहब, अब तक आप जगह आ जाना चाहिए था। इसका आंसर होगा डी, इसरो होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 की मंजूरी दी गई थी। ठीक है, ये नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्रीय भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के अनंत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है इसरो। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए था। ठीक है, बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। और इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने किया था। कब किया था, तो 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया गया था। ठीक है, और 1932 में स्थापना हुआ था। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन राज्यसभा के, तो इसका आंसर भाई दे दो, 12 होगा। ठीक है, राज्यसभा के 12 सदस्यों के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और अनुच्छेद 80(3) यानी क, ख, ग, ग के और सी के अनुसार ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द अर्थ क्या था, तो जो भी इसका अर्थ था सैनिकों को अनुदान। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान। ये भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाली आय पर उनका विशेष अधिकार था। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा भंग कौन कर सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका। तो इसका देखो, उपराष्ट्रपति दे रहे, सब प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 85 में ये दिया गया है। प्रायद्वीप पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च अनमलाई पर्वत की चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर प्रायद्वीप पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी। ठीक है, मोती प्राप्त के लिए संवर्धन किया जाता है किसको, कोरल का, ब्रोंझिंगा का, डेंटिलियम का या ओयस्टर का, तो ये ओयस्टर का आंसर। ठीक है, मोती प्राप्त करने के लिए ओयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ओयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्त की जाती है। मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण होता है। मनुष्य के नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण किससे होता है, तो परितारिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, परितारिका के द्वारा। मनुष्य के नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण परितारिका के आइरिस द्वारा होता है। ठीक है, और कार्य के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। और परितारिका गहरी पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, इसका आंसर 21 का आंसर जल्दी बताओ। 21 का आंसर होगा गुणोत्तर माध्य। ठीक है, निम्न केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्य मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के 5 संख्यक माप हैं, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य और रातात्मक माध्य। उपयुक्त 5 में से 3 सर्वाधिक प्रचलित औसतें हैं, जबकि अन्य 2 ज्यामितीय माध्य तथा रातात्मक माध्य औसत विशिष्ट परिस्थिति में उपयुक्त होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित हैं, किंतु आंकड़े के समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़ों में कितना बिखराव है या वे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित हैं। सही उत्तर गुणोत्तर माध्य होगा जो हमने लगा रखा है। 22 का देखें तो अधिक आवर्तन नामक वाले माध्यम कौन से हैं, तो 22 का आंसर क्या होगा,
तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा पक्षातीत सघन है, यही होगा। ठीक है, दूसरे माध्यम की, हाँ, दो माध्यम की तुलना करते समय अधिक वर्तनांक वाला माध्यम दूसरे के अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दूसरा नामक वर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की विकिरण धीमी हो जाती है तथा अविलंब की ओर झुक जाती है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः ये अविलंब से दूर हट जाती है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। किससे जाना जाता है? काली नदी। 23 का आंसर जल्दी बताओ भाई। तो 23 का आंसर आपका होगा कुमायूं हिमालय। ठीक है, जो नदी काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो किस नाम को? कुमायूं हिमालय के नाम को जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है और नदी घाटी के आधार पर श्रेणी बुराड़ द्वारा पर्वतीय प्रदेशों का निम्न 4 प्रदेशीय विभाजन है। कौन से हैं? 4। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर, तो ये किससे? सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर है। ठीक है, सतलज एवं काली नदियों के मध्य, जो अभी हमने पढ़ा है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य, और असम हिमालय 720 किलोमीटर। इसमें से एक नए क्वेश्चन भाई आता ही है, तीस्ता एवं दियांग नदियों के मध्य। ये चारों याद रखना। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, सरकार द्वारा विरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। और उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों को दूर कर अव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति है। अर्थात अव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उधार होना, यह मुख्यतः उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। 25 का 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनेटिस्ट किसने लिखी है? गिफ्ट टू मोनेटिस्ट किसने लिखी है 1809 में? 25 का आंसर तो राम मोहन रॉय ने लिखी है। ठीक है, रॉय ने 1809 में गिफ्ट टू मोनेटिस्ट या तोहफत उल मुहाविदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था। पटना उच्च न्यायालय वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये बताइए भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर अब तक आ जाना चाहिए था के विनोद चंद्रन। पटना उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन की नियुक्ति किया गया है, जो 29 मार्च 2023 को उन्होंने शपथ लिया है। हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वे क्या है? जो बिपरजॉय जो खबरों में था वो क्या था? तो चक्रवात था। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा बिपरजॉय एक चक्रवात है। यह अरब सागर तथा गुजरात में समुद्री तट से टकराया था। इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया। लेकिन वैसे कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है तो कहलगांव। ठीक है, कहलगांव नहीं है। थरोड़ा है, चंद्रपुर है, ट्रम्बे है, पर लेकिन कहलगांव नहीं है। तो कहलगांव ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ये भागलपुर बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में, कहलगांव। और ये परियोजना एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र है। 28 क्वेश्चन हो गए, अब 29 क्वेश्चन करेंगे अपन। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भारी पृथ्वी पर उसके भार का होता है, तो क्या होता है? आधा होता है, 1/3 भाग होता है, या 1/4 भाग होता है? क्या होता है? 29 का आंसर भैया अब तक आपका आंसर इसका आ जाना देता, बहुत टाइम लगाते हो। 1/6 भाग होगा। ठीक है, इसका किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होता है। अब देखो, ये वस्तु चंद्रमा पर भार 1 और वस्तु का पृथ्वी पर भार 6। पानी क्वथ नामक सेल्सियस में होता है, ये तो भाई सबको पता होगा। और इसका आंसर आपका आ भी रहा है, सही आ रहा है, बहुत अच्छे, ये तो सबको पता है।
पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वे तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं और जल के लिए तापमान 373 के 100 डिग्री सेल्सियस 273 प्लस 100 273 के होता है। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, इसका अर्थ क्या है? तो 31 का आंसर, 31 का आंसर जब बताएंगे तो 31 का आंसर होगा तरलता घटाती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घटती है। ठीक है। रिवर्स रेपो दर वे दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेकर अर्थव्यवस्था से तरलता को निकालने या कम करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि का प्रभाव, वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी या बाजार में तरलता में कमी होगी और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी या अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी होगी। ठीक है। या उपयोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट तथा समग्र मांग में कमी होगी या मुद्रास्फीति नियंत्रण वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी होगी। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो थोड़े शब्दों में अधिक कहना, असंभव कार्य करना या उत्साहित होना या सिर्फ कल्पना करना। तो इसका आंसर तो सबको पता ही होना चाहिए भाई, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, गागर में सागर भरना, इसका मुहावरे का अर्थ यही होगा। 32 क्वेश्चन हो गए। 33 क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरा कहलाता है। जैसे मुहावरा और अर्थ देखेंगे, हथेली पर सरसों उगाना यानी असंभव कार्य करना, छाती दूनी होना यानी उत्साहित होना, अकल के घोड़े दौड़ाना या सिर्फ कल्पना करना। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। उसका आंसर जो है वो अपना ए ठीक है। धुआंधार प्राप्त का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? जो धुआंधार प्राप्त का संबंध है वो निम्नलिखित में किस से संबंधित है? तो इसका आंसर भाई क्या होगा? तो इसका आंसर होगा नर्मदा से। ठीक है। धुआंधार प्राप्त का संबंध नर्मदा नदी से है। जो जल प्राप्त, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल क्लिप के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जल प्राप्त कहते हैं। भारत के अधिकांश जल प्राप्त पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैलें कठोर हैं। धुआंधार जल प्राप्त नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। दुग्ध धारा और कपिल धारा जल प्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको मैं हटा दूंगा। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समाज है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समाज है भाई? बताओ, जल्दी बताओ। 35 का आंसर सही है, तत्पुरुष समाज। गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समाज है। समाज जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समाज कहा जाता है। जो दो और दो शब्द मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समाज कहा जाता है। 36वां क्वेश्चन, 35 हो गया, 36। आइए देख लेते हैं इसके कुछ। समाज के वेद कितने होते हैं? तो समाज के वेद, इसमें सब उदाहरण दे रखा है बहुत अच्छे से। अव्ययी भाव समाज, तत्पुरुष समाज, बहुवर्गीय समाज, द्विगु समाज, द्वंद्व समाज और कर्मधारय समाज। तत्पुरुष समाज क्या है? तो तत्पुरुष समाज में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। इस समाज का विग्रह करने पर कारक प्रकट होता है। जैसे गुरु दक्षिणा शब्द का समाज विग्रह करने पर प्राप्त होता है। गुरु के लिए दक्षिणा विग्रह में कारक चिन्ह के लिए प्रकट हुआ है, अतः यह तत्पुरुष समाज है। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर सी हो जाएगा। पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना।
2023 का मुख्य उद्देश्य पायरेटेड फिल्म कंटेंट, ठीक है, देख लेना। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता था? तो सिलिकॉन, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन आयोडाइड सॉरी। तो इसका आंसर क्या होगा? 37 का आंसर अब तक आ जाना चाहिए। ठीक आ रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता था। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसका अन्य नाम फ्लोराहाइड्रिक और हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोनियम फ्लोराइड है। ये जल में हाइड्रोजन का विलयन है, ठीक है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने इस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो कठियावाड़ी बनिया या हिंदू संत या कठियावाड़ी किसान? तो किसान। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्होंने वे छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वह कहलाता था, क्या कहलाती है? फिफ, मैनर, एस्टेंड या एवी? तो इसका आंसर भाई साहब अब तक आ जाने तो फिफ कहलाती है। 39, 40 का आंसर। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? अशुद्ध जल, वायु या दूषित पेय या आयोडीकृत नमक? अशुद्ध जल मिश्रण नहीं है, शेष सभी मिश्रण है, ठीक है। ये पढ़ लेना। यौगिक वे पदार्थ 2 या 2 से अधिक तत्वों को निरंतर अनुपात में रासायनिक तौर या संयोजन से बनाता है, जैसे जल, अशुद्ध और मीथेन, चीनी, नमक आदि। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद? तो 41 का आंसर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य उसका सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? विलियम केसर की नीति। तो आंसर इसका डी, वेस्टर्न राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण 28 जून 1914 को वेस्टर्न राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी और इस घटना को सेराटोव हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसी घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष प्रो-टेम स्पीकर किसे चुना जाता है? 43 का आंसर। तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के रूप में लोकसभा वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देख लेना भाई, उदाहरण से भी मतलब क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? अच्छा, G20 तो अपना भारत तो है ही, अपना भारत है, तुर्की है, फ्रांस है, पर लेकिन बांग्लादेश नहीं है। तो 44, 45 पहले ही देख लेते हैं कौन कौन सा अपने देश में है। बांग्लादेश G20 के सदस्य नहीं है। और G20 का गठन कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। और G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपीय संघ मिलाकर कुल 21 सदस्य हैं। और G20 के सदस्य कौन कौन से हैं तो ये भी देख लेते हैं। तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीका संघ। 2023 है, 2023 में, ठीक है। निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगिक पुष्प होते हैं? तो गुड़हल तथा सरसों, सरसों तथा तरबूज, गुड़हल तथा तरबूज या सरसों तथा पपीता। तो 45 का आंसर
45 का आंसर गुड़हल, सॉरी यार 45 का आंसर ए होगा। ठीक है, गुड़हल तथा सरसों। गुड़हल तथा सरसों पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, पढ़ लेना। चलो मैं बता देता हूँ। जो पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुड़हल एवं सरसों। और जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित ही होता है तो पुष्प एक लिंगी कहते हैं, जैसे पपीता और तरबूज। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो किस में किया था? कुश्ती में, हॉकी में, मुक्केबाजी में, किस में, या टेनिस में? किस में किया था? 46 का आंसर, तो 46 का आंसर है टेनिस में। टेनिस में किया था टोक्यो ओलंपिक। ठीक है। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन या पुर्तगाल? तो पुर्तगाल ने किया है। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया और यूरोप में 15वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। ये पुर्तगाली और स्पेनवासी थे जिन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में नए समुद्री भागों की खोज का बीड़ा उठाया, यात्रियों को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्यों का गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई। इसी समय बार्तोलोमियो डियाज पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसके उपरांत कोलंबस स्पेन द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज तथा वास्को डी गामा पुर्तगाल द्वारा 1498 ईस्वी में भारत की समुद्री मार्ग की खोज की गई। ठीक है। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/4, 1/3 या 2/3 या 1/6? तो 1/3, यानी विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, यानी 1/3, आंसर बी। विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा 1/3, और विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। आयु। जी का मान कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है, जी का मान। तो 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर होगा 6.67 मल्टीप्लाई 10 की -11, यानी nm² kg/2। एकांकी दूरी पर स्थित द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण वाले को गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित किया गया। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण को किससे? तो जी के मान से किया गया। जी का मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। ये एक अदिश राशि है। लास्ट क्वेश्चन है भाई अपना, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए 50 क्वेश्चन और कराऊँगा। ये कल आपको मैं डाल दूँगा। ठीक है, देख लेना। और भाई रिव्यू मतलब अच्छा देना, और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे डेली ये अपसेट दूंगा, मतलब 50 क्वेश्चन का। डेमो शब्द का तात्पर्य है 50 का आंसर जल्दी बताओ दोस्तों, 50 का आंसर क्या होगा? तो 50 का आंसर होगा जनता। ये लास्ट था हमारा। डेमो शब्द का तात्पर्य जनता है, और लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, और डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ क्रमशः जनता और शासन। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस। और अगर तुम्हें इसका रिसेट चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, और नहीं तो मैं आपको डेली करवाऊँगा ही, आप बस देख लेना।
मेरे चैनल पे आके देख लोगे तो बेटर ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान कभी ख़राब नहीं जाता। और इसी बहाने मेरे को भी आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे को भी थोड़ी नॉलेज हो रही है। तो धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और रिव्यू ज़रूर देना।